नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल पे, जहां पर हम डेली नोटिफिकेशंस को डिस्कस करते हैं और एक दिन में कई सारे नोटिफिकेशन पर बात करते हैं और पूरी डिटेल में बात करते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। इसमें हम उसकी एलिजिबिलिटी, फिजिकल स्टैंडर्ड, रिटन टेस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, मेडिकल स्टैंडर्ड, हर एक चीज़ के बारे में बहुत बारीकी से समझते हैं। तो आज हम जिस नोटिफिकेशन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है असम राइफल का टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022, है ना। तो इसके बारे में मैं एक एक चीज आपसे बताऊंगा दोस्तों, तो बस आप सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, शुरू करता हूं बिना आपका टाइम वेस्ट करके, जो कि सबसे अनमोल है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो पोस्ट है उसका नाम है टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन। इसकी जो टोटल पोस्ट है वो हम धीरे धीरे बात करेंगे यहाँ पर। तो 1380 पोस्ट निकली हुई है टोटल, ये टोटल पोस्ट हो गई। ठीक है, आपको क्या क्या करना है मैं सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा, तो बस आपको ध्यान से सुनते चले जाना है ना। ये जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती है, मतलब इसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की भर्ती है। और दोस्तों ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया। ये मत सोचिएगा कि इसका नाम आपको लगे कि ये असम राइफल है तो सिर्फ असम में है, नहीं, हर स्टेट में खुली हुई है। और मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह, मतलब आप क्या समझो, है ना। तो हर जगह वैकेंसी कितनी है और कौन कौन सी पोस्ट खुली हुई है वो सारी बातें बात करेंगे। कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है सब बताएंगे। ठीक है, जैसे कोई मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश से भर सकता है, कोई अगर महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र से भर सकता है। ऐसी बहुत जगहों से खुला हुआ। ठीक है, अलग अलग स्टेट से इनकी अपनी अपनी वैकेंसीज है असम राइफल्स की। दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये ध्यान सुनना है कि इसके ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं 6 जून से, है ना। ये स्टार्ट हो चुका है ये। आपको फिर से बताता हूँ, 6 जून से स्टार्ट है। और इसकी जो एंड डेट वो मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखो 20 जुलाई लिखी है ना। 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी से इसको भरने की कोशिश करना, ठीक है, और तैयारी पूरी करना। बाकी तो मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ एक तरह की। ठीक है, कैसे प्रोसेस होगा, क्या ये करने वाले हैं, एक एक चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट धीरे धीरे जो है बात करना शुरू कर दूँ मैं आपसे इस मामले में पूरी की पूरी। अब देखिए, ये बातें आपको समझ में आ गई, नॉर्मल नॉर्मल जो मैंने आपसे कही। ठीक है, अब क्योंकि ये ट्रेड्समैन और टेक्निकल की है, आपसे मैंने कहा ना अभी कि ट्रेड्समैन और टेक्निकल है। ट्रेडमैन आप समझते हो कि जैसे कि आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, कुछ ना कुछ आपने किया हो। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पर जब मैं आपको बताऊंगा ना तो आप देखोगे, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर है ना। कंफ्यूजन बहुत सारा है। जैसे ये ट्रेड लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ट्रेड टेस्ट है ना। इसके नीचे आप जैसे जाएंगे तो अब आपको एक एक चीज़ देखो, जैसे ब्रिज एंड रोड हो गया, ट्रेड में क्लर्क है, रिलीजियस टीचर है, ऑपरेशन रेडियो है, ये सब है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको हल्के हल्के से बताता हूँ कि क्या क्या किसके लिए चाहिए, मतलब क्राइटेरिया समझाता हूँ आपको। देखिए, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ब्रिज एंड रोड के लिए भरते हैं, ठीक है, ब्रिज एंड रोड के लिए अगर आप भरते हैं तो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इनिशियल रैंक जो रहेगी वो नायब सूबेदार की रहेगी। आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा गया है 10वीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है, और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपके पास 10th हो और साथ में आपके पास डिप्लोमा हो, कौन सा वाला, सिविल इंजीनियरिंग का, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी चीजें होनी चाहिए, 10th पास, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तब जाकर के आप ब्रिज एंड रोड के ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को क्लर्क के लिए अप्लाई करना है तो इसमें भी भैया मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, इसकी एज मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो लिखा हुई है यहाँ पे 18 से 23 साल, है ना। अगर ब्रिज एंड रोड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी उम्र 18 से 23 साल होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाँ, SC ST के हैं तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC के हैं तो 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो उनको तो जिनको छूट मिलती है तो मिलेगी। ठीक है ना। बाकी हैंडीकैप वगैरह, ये जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, इन्हें 10-10 साल की छूट मिल रही है, तो आपको काफ़ी फायदा है दोस्तों, है ना। चलिए, और ये देखो मैंने कहा था ना स्टेट वाइज खुली, जैसे छत्तीसगढ़ में देखो टोटल वैकेंसी आपको दिखेगी 32 है। ठीक है, ये देखो दादर एंड हवेली में आपको दिखेगी 1 पोस्ट खाली है, दिल्ली में आप देखोगे 12 पोस्ट खाली है, दमन एंड दीव में 1 पोस्ट खाली है, गोवा में आपकी 3 पोस्ट खाली है ना। और ये देखो चंडीगढ़ में यहाँ पर आपको दिखेगा 2 पोस्ट खाली है। तो इस तरह से हर स्टेट में खुली हुई है। अब चलो हम बात करते हैं ट्रेड की। क्लर्क, अगर कोई क्लर्क से भरना चाहे तो मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। आपकी उम्र यहाँ पे 18 से 25 साल तक की चल जाएगी। अब क्योंकि क्लर्क है दोस्तों तो आप समझ गए होंगे, अब क्लर्क के लिए मिनिमम चाहिए होता है 12वीं, है ना। 12वीं के साथ आपको टाइपिंग चाहिए। अब टाइपिंग इंग्लिश की भी हो सकती है और हिंदी की भी हो सकती है। तो इनने बोला है और, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आप इंग्लिश की टाइपिंग करें तो आपकी स्पीड जो है इंग्लिश की वो 35 वर्ड्स पर मिनट आना चाहिए, और जब आप हिंदी की टाइपिंग करें तो आपकी 30 आनी चाहिए। आपको कोई एक ही करनी है, आपको दोनों नहीं करनी है। आपका जब यहाँ पे टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, आपको पता होगा स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। जो लोग अगर क्लर्क के लिए भरेंगे उन्हें स्किल टेस्ट में टाइपिंग देनी पड़ेगी और 10 मिनट मिलेंगे आपको टाइप करने के लिए। तो थोड़ा सा तैयार रहें पहले से ही। ठीक है, तो याद रखेंगे 12वीं और टाइपिंग चाहिए, या तो इंग्लिश या तो हिंदी।
चलो तो ट्रेड भर लिया आपने। अगर आप रिलीजियस टीचर बनना चाहते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं ना, यहाँ पे भी सिखाते हैं, तो इसकी एज आप देख सकते हो, रिलीजियस टीचर की 18 से यहाँ पे 30 रखी गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ मेल भर सकते हैं भैया, इसमें फीमेल अलाउड नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ बता दो, इसमें क्या है, इसमें होना चाहिए ग्रेजुएट, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए। किससे ग्रेजुएट होना चाहिए? जो भी जिस भी रिलीजियस टीचर है ना, ये धर्मगुरु है, तो या तो संस्कृत हो सकता है ना, संस्कृत अपने रिलेटेड फील्ड से आपको जुड़े होना चाहिए। अब आप किसी भी सब्जेक्ट से करो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब चलिए, मान लीजिए किसी ने ऑपरेटर और रेडियो एंड लाइन के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें भी सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आपकी उम्र जो है इसमें 18 से 25 साल रहनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ बीच में बहुत कुछ लिखा है, आप उसमें ध्यान मत दो, जो मैं बोलूँगा वो सुनना आप, ठीक है। इसको मैंने ईजी कर दिया आपके लिए। देखो, पहला तरीका तो ये कि आपके 10th पास हो, है ना, 10th पास हो, और आपके पास यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, ये देखो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, है ना, और साथ में एंड 2 साल का आपके पास ITI होना चाहिए, किसमें? रेडियो एंड टेलीविजन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसी भी इंस्टीट्यूट से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ITI 2 साल का हो, रेडियो एंड टेलीविजन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो आप 12वीं पास होनी चाहिए फिर, ना, या इसके इक्विवेलेंट, है ना। और वो भी किससे 12वीं पास? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट से आपसे जो है आपकी 12वीं होनी चाहिए, समझ गए? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो रास्ते हैं आपके पास, मैंने क्या बताया, या तो आपने 10वीं करी हो और साथ में ITI किया हो, है ना, 10वीं प्लस ITI, है ना, या फिर अकेले 12th किया हो लेकिन PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो दोनों ऑप्शन जिसके पास हो आपके पास, अगर 10th की है और ITI है तो भी भर सकते हो, और मान लो आपने 12th किया हुआ है और कुछ नहीं साथ में, तो भी आप इसे भर सकते हो। समझ गए दोस्तों? चलिए, बहुत बढ़िया। ये तो आपको क्लियर हो गया जो मैंने आपको बताया, है ना। कौन सा वाला? रेडियो लाइन वाला, ठीक। चलिए, अब आता है भैया रेडियो मैकेनिक। मान लो किसी को रेडियो मैकेनिक बनना है, ये भी मेल के लिए ही खुला हुआ है। अब इसमें भी देखो दोस्तों, रेडियो मैकेनिक में भी दो बातें इन्होंने बोली है, या तो आप 10वीं पास हो, है ना, 10वीं आपने पास करके रखी हो, और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। देखो, ऊपर वाले में ITI मांगा था, लेकिन मैकेनिक वाले में 10th के साथ आपको डिप्लोमा के लिए कहा गया है। डिप्लोमा अब वही रेडियो एंड टेलीविजन में हो, या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या टेलीकम्युनिकेशंस, या फिर कंप्यूटर, या फिर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी करी तो भी चल जाएगा, डोमेस्टिक अप्लायंस से करी है तो भी चल जाएगा, अच्छी जगह से की जाए होनी चाहिए, ठीक है। अगर, तो समझ गए ना, अगर 10वीं की है तो डिप्लोमा चाहिए ये वाला, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई हो। लेकिन मान लो आपके पास 10वीं और क्या कहते हैं डिप्लोमा नहीं है, लेकिन आपने 12वीं पढ़ ली है ना, फिर अगर डिप्लोमा नहीं है तो 10वीं तक अगर पढ़े तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, 10वीं के साथ डिप्लोमा तो अप्लाई कर पाओगे। लेकिन मान लो आपने डिप्लोमा नहीं है, अब आप 12वीं में हो, तो 12वीं वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं? हाँ सर, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कैसे भैया चाहिए? कौन से वाले 12वीं वाले चाहिए? ऐसे 12वीं वाले जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया था, है ना, और 50% है, वो लोग भर सकते हैं। 18 से 23 साल की उम्र है, आप भर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूँ। अब इतना आर्मरर आता है। अब देखो दोस्तों, आर्मरर हो, अब चाहे लेबोरेटरी असिस्टेंट हो, चाहे नर्सिंग हो, इन सब की एज सेम है। देखो, 18 से 23, 18 से 23, 18 से 23, सबके लिए सिर्फ 10वीं चाहिए, है ना। और इन तीनों में सिर्फ आदमी ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल मेल मेल, ठीक है, फीमेल अलाउड नहीं है, ठीक है। और नीचे वाला अगर मैं वेटरनरी के लिए बोलूँ, ये जो अपनी वेटरनरी फील्ड आती है असिस्टेंट वाली, इसको सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम 12वीं मांगा है, ठीक है, 12वीं मांगा है, और साथ में डिप्लोमा भी मांगा गया है, ठीक है। वेटरनरी में डिप्लोमा भी होना चाहिए आप, तो इसमें डिप्लोमा भी है, और वेटरनरी में, और 21 से 23 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। अब ये आया आ जाता भैया, अगला ट्रेड है आया वाला, है ना। इसको सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है। इनिशियल रैंक उनको भी राइफल मैन की ही मिलेगी, और आया में भी सिर्फ 10th पास चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और 18 से 25 साल की उम्र चल जाएगी। याद रखना, सिर्फ फीमेल भर सकती हैं आया की पोस्ट को, पैरामेडिकल की, ठीक है। और 10वीं, सिर्फ 10वीं मांगा है और कुछ भी नहीं मांगा है। अगर वॉशरमैन की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 10वीं मांगा है और कुछ नहीं, 18 से 23 साल की उम्र है, और इसको सिर्फ मेल भर सकते हैं। तो याद रखना कहाँ पर मेल है, कहाँ पर फीमेल है ना, ज़्यादा परेशान नहीं होना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी डेट है ना, ये कहाँ से कर रहे हैं? देखिए, इनने बोला है कि 1 अगस्त, है ना, 2022 तक ये आपकी डेट ऐसे देखेंगे, है ना। तो ध्यान रखना, जिनको छूट मिल रही है 5 साल की, उनको भी ऐसे ही ध्यान रखना है। चलिए भैया, ठीक है, इतना तो हम समझ गए सर, आगे बताइए। अब देखो, किसको कितनी छूट मिलती है ये भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ आपको। जैसे कि SC को छूट मिलती है, SC ST सबको छूट मिलती है 5 साल की, तो आपको 5-5 साल अपने जोड़ लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे 25 साल है, आप SC ST वाले हो, तो आप 25 में 5 जोड़ लो, मतलब 30 साल आपके लिए मैक्सिमम हो गई। लेकिन 30 साल कहाँ तक होनी चाहिए? 2022 तक आप 30 साल के होने चाहिए, है ना। इस तरह से देखना इसको मैच करके, 30 साल इससे ऊपर, इससे पहले अगर हो गए तो दिक्कत है, फिर नहीं भर सकते। समझिए इस बात को।
है ना। अब देखिए ये तो हो गया SC ST के लिए। OBC के लिए आपको पता है कि 3 साल का जो रहता है वो, है ना। मान लो कोई बंदा पहले से ही असम राइफल में काम कर रहा है ना, पर्सनल में, तो अब इनके लिए भी है भैया, अगर ये जनरल वाले हैं या OBC वाले हैं, ठीक है, तो इनके लिए ऐसा बोला गया है कि अगर आप क्लर्क का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी एज 45 साल तक आप भर सकते हैं, अगर इतनी एज है तो। इतनी एज मतलब लिमिट रख दी है, ठीक है। अगर करना है किसके लिए, आपके क्लर्क के लिए। लेकिन अगर इनमें से जो पहले से काम कर रहे हैं असम राइफल में और वो अप्लाई करना चाहते हैं रिलीजियस टीचर के लिए, तो इनके लिए उम्र रख दी गई 35 साल, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको देख लेना आप लोग, है ना। 35 साल क्लियर होगी बात आपको। चलिए बहुत बढ़िया। SC ST के और यही हो गया भैया। और एक्स सर्विसमैन की अब बात करें दोस्तों, एक्स सर्विसमैन मतलब होता है जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में है, उन सबको एक्स सर्विसमैन कहा जाता है। इनको NOC जरूर लगती है, NOC जरूर लाना पड़ता है, ये ध्यान रखना है ना। और कम से कम इन्होंने 6 साल अगर काम किया हुआ है तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान सुनना कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो देखो, अगर एक्स सर्विसमैन जनरल वाला है, ऐसा वाला है, तो 3 साल नौकरी किया हो तो इसको छूट मिल सकती है। OBC वाला कम से कम 6 साल नौकरी किया हो तब छूट मिल जाती है। और SC ST वाला जो है 8 साल, ठीक है। तो इस तरह से बटा हुआ है, ठीक है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर आती बारी की सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ गए, सिलेक्शन प्रोसेस अभी समझाऊंगा मैं, उसके लिए परेशान मत होना, है ना। सुन लो अभी ध्यान से बस, है ना, कैसे क्या होना है। रिटन टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, सब कुछ है। अच्छा अब समझा देता हूँ आपको मैं थोड़ा सा कि कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा उसको बहुत ध्यान सुनना, है ना। देखो यहीं पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये इसको नीचे कर दो थोड़ा सा, ये रहा नंबर 1। सबसे पहले दोस्तों ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाएंगे। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आपकी हाइट और चेस्ट नापा जाएगा, है ना, कैसा है। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको रन करवाया जाएगा, है ना, आपको दौड़ करवाया जाएगा। सबसे पहला यही होगा, ठीक है। जब कोई इसको पास कर लेगा तब उसका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। अब मालूम है ना आपने, अगर कोई ट्रेड भरा है ना, ट्रेड भरा है तो ट्रेड का टेस्ट होगा, है ना, स्किल का टेस्ट होगा। और जो लोग देखो पहले तो ये निकालो, सेकंड नंबर पे फिर स्किल टेस्ट निकालो, ट्रेड टेस्ट निकालो, इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता है ना। रिटन टेस्ट होता है, ये बता दो, रिटन टेस्ट यहाँ तीसरे नंबर पर है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, रिटन टेस्ट, ठीक है। तो अब रिटन टेस्ट में इनने साफ साफ बोला है कि अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिए गए हैं, अगर आप जनरल वाले और EWS वाले हैं तो कितने नंबर लेकर के आने हैं। अगर आप जनरल EWS वाले हैं तो आपको 35% नंबर लेकर के आने हैं, जितने भी नंबर का पेपर हो उसमें से 35% आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। और वहीं अगर आप कौन से SC ST OBC के हैं, है ना, SC ST OBC के हैं, तो आपको भैया 33% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। ये लेकर के आने भैया, तब जाकर के आगे जाओ, ठीक है। ध्यान सुनना, तो जो रिटर्न निकाल लेंगे इतना नंबर ले आएंगे, तो चौथे नंबर पर देखो, हो गया ना, तीसरे तक आ गए थे, यहाँ रिटर्न तक, चौथे नंबर पर इनका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और जो पूरा मेडिकल निकाल लेंगे फिर इसके बाद बनेगी मेरिट लिस्ट, जिसके सब कुछ सही होगा तो उसका मेरिट में जिन जिन का नाम होगा उनको ट्रेनिंग के लिए कॉल किया जाएगा कि भैया आप आइए ट्रेनिंग ज्वाइन कर लीजिए। आप समझ गए इस बात को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जो मैंने आपको बताया है। और ये बात ध्यान रखना कि इसी बीच में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट भी अपने अच्छे से तैयार रखिएगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर लिखा भी है, PET PST डॉक्यूमेंटेशन विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द नेक्स्ट स्टेज, ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। समझ गए इस बात को, ठीक है। तो ये कुछ बात है। और एक बात ध्यान रखना कि सिर्फ रिटन टेस्ट के ही यहाँ पर नंबर है, स्किल टेस्ट के कोई नंबर नहीं है। अब सर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो हम समझ गए, हाइट, और अब आपको समझ से आ रही हो कि सर कितना दौड़ाएंगे और कितनी हाइट और चेस्ट रहती है। तो अब इन पर बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितना PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या क्या है। देखो तो अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर आप लद्दाख रीजन के नहीं है, है ना, अगर आप लद्दाख रीजन के नहीं है तो आपके लिए कहानी कुछ यूं है कि देखो इनने बोला ना, PET विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, सारे सभी के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, क्वालिफाइड इन द इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जिनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, इनिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका हो जाएगा उनका सभी के लिए ऐसा होगा। द पैरामीटर्स ऑफ PET आर एज फॉलोज, इस तरह से दिए गए हैं कि अगर आप लद्दाख के नहीं, मतलब लद्दाख के अलावा और कहीं के भी हैं, तो अगर आप मेल हैं तो आपको भैया 5 किलोमीटर दौड़ाएंगे ये 24 मिनट में, याद रखना। अब आप मेल हैं तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, अगर आप फीमेल हैं तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है, याद रखना। लेकिन मान लो अगर आप लद्दाख के हैं तो लद्दाख में अगर आप मेल हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ाएंगे ये 6.5 मिनट में, और अगर आप फीमेल हैं लद्दाख से तो 800 मीटर दौड़ाएंगे आपको 4 मिनट में,
ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं धोखे से भी तो भाई पहले तो अंडरटेकिंग ले लेंगे। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो बहुत अच्छी बात है कि उसकी सीट रिजर्व कर देंगे और उस समय के लिए उसको वहाँ पे टेम्परेरी हटा देंगे। फिर जब उसका जो भी है, अगर बच्चा पैदा होता है तो 6 हफ्ते के बाद या ऐसा कुछ रेस्ट दे करके उसकी सीट जो रिजर्व थी ना पीटी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी इसलिए नहीं दे पाई, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उसका दोबारा होगा और अगर वो पास होगी तो उसको फिर वापस से आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो भाई ध्यान रखना, अगर कोई भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहा है तो पहले एनओसी लगेगी आपकी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको ऊपर वालों से लेकर के आनी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इतनी बातें समझ में आ गई होंगी और ये भी समझ में आ गया होगा, ये देखो ये मेडिकल के लिए है, ठीक है, और फिर ये कॉल कर देंगे आपको, है ना। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कहाँ चला गया। एक तो फीस जो है, फीस भी मैं आपको बता दूं थोड़ी सी, नहीं तो आप सोचोगे सर फीस तो बताई नहीं है आपने, बाकी तो सब हमको बता दिया। अब यहाँ पर देखो, अगर आप ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, ग्रुप बी के लिए, दैट इज कौन कौन सी, ग्रुप बी में कौन कौन सी आती है, रिलीजियस टीचर के लिए अगर अप्लाई किया, ब्रिज एंड रोड के लिए अप्लाई किया, तो आपकी फीस 200 रुपये है, इसे ग्रुप बी कहते हैं। ठीक है ना। और अगर ग्रुप सी के लिए अप्लाई किया, है ना, अब देखो ग्रुप सी कौन है, जिसमें रिलीजियस टीचर को हटा दो आप और ब्रिज एंड रोड को हटा दो, ये दो पोस्ट हटा दो, इसके बाद सारी ग्रुप्स हुई हैं, उन सब के लिए आपको 100 रुपये देने हैं। ठीक है ना, और सारा कुछ ऑनलाइन ही भरना है। और कैंडिडेट्स इनटू एसबीआई करंट अकाउंट नंबर ये रहा, इन फेवर ऑफ, ये देखो यहाँ पर इस तरह से भरना है आपको, दिख रहा है, नो फी चार्ज अप फ्रॉम कैंडिडेट्स बिलोंगिंग। अब जो एससी वाले हैं या एसटी वाले हैं या फीमेल हैं और एक्स सर्विसमैन है, इनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, तो इनको फीस देने की जरूरत नहीं है। समझ गए दोस्तों। अब देखो, सेंटर्स फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहाँ होगा, ये सब कुछ बी कंडक्टेड एट द फॉलोइंग सेंटर्स, सेंटर आर रिपोर्टिंग डेट फॉर पीएसटी विल रिटर्न टेस्ट विल बी इन्फॉर्म्ड लेटर, ये सब आपको लेटर बताया जाएगा ऑन द ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑप्शन फॉर चूजिंग अ सेंटर इज नॉट अवेलेबल। अब देखो, सेंटर को चूज करने का आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब ये खुद ही देंगे। ठीक है, कौन कौन सेंटर वो देख लो जरा, दीफू असम में, है ना, क्या लिख दिया ये, कार्बी एंगलोंग, ठीक है, ये भी असम में, सुखोई नागालैंड में, दीमापुर नागालैंड में, सिलचर मसीमपुर असम और हैफलॉन्ग असम, मतलब सिर्फ यही सेंटर है जहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और जो भी रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं भैया, तो वो पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिलैक्सेशन जो मिला हुआ है वो फिजिकल स्टैंडर्ड में, जैसे कि हाइट वेट चेस्ट में, ये किसको मिला हुआ है, ये गढ़वाली, कुमाऊनी, गोड़का, डोंगरा, मराठा, है ना, इनको मिले हुए है ना। तो थोड़ा सा देख करके अपना काम करेंगे। एक ही देखो, ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म डालिएगा, एक से ज़्यादा मत डालिएगा, इसलिए मैं आपको बहुत धीरे से और आराम से हर चीज़ बता रहा हूँ। ये टेढ़ा क्यों है ये मत सोचना, ये तो जैसा इनकी वेबसाइट पर मैंने वैसा ही निकाला है, और ये देख रहे हो आप एकदम पक्की सील साइन है यहाँ पर लिखी हुई, इसीलिए मैंने ये वाला उठाया ताकि आपको विश्वास रहे चीज़ों का कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, ये डिप्टी कमांडेंट के हैं, ये भर्ती का देख रहे हो आप, उनका सील है ये पूरा लगा हुआ, डायरेक्टर जनरल असम राइफल। समझ गए इस बात को। चलिए भैया, अब मैं आपको थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताता हूँ दोस्तों। देखो, इसमें क्या है ना, हर पोस्ट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड तय किए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये किसके लिए है आपको दिख रहा होगा, नायब तहसीलदार, रिलीजियस टीचर, वारंट ऑफिसर, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, वारंट ऑफिसर, रेडियो मैकेनिक, हविलदार, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट, राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट, राइफलमैन आर्मरी एंड राइफलमैन वॉशरमैन। तो सिर्फ इतने लोगों के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, अगर आपने इनमें से कोई भी एक चीज़ चुनी है भरने के लिए, तो अगर आप इनमें से आते हैं तो आपका भैया, अगर आप जनरल वाले हैं तो भैया आपकी हाइट मेल की, मेल में अगर जनरल वाले अगर मेल वाले हैं, मेल से हैं तो 170 सेंटीमीटर, और अगर फीमेल है तो 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो चेस्ट जो है ये सिर्फ मेल के लिए है, तो याद रखिए। तो आप एक्सपैंड होने के बाद आपकी छाती इतनी फूलनी चाहिए, लड़कों की बात हो रही है, 85 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान लो आपको भैया मिनिमम हाइट ऑफ द कैंडिडेट फॉलिंग इन, अब उनके लिए जो गढ़वाली, कुमाऊं ये सब होते हैं, है ना, स्टेट ऑफ नागालैंड, मणिपुर, तो इनके लिए हाइट भैया मेल में 165 और फीमेल में 678, और यहाँ पर मेल की जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो 83 होनी चाहिए। ठीक है, और एसटी के लिए बात करें दोस्तों, अगर आप एसटी वाले हैं तो आपके लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट है, 76 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है, और मेल का जो चेस्ट है वो 21 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब मान लो आप, अब उनकी बात कर लेते हैं जो ब्रिज एंड रोड के लिए अप्लाई करते हैं, याद है ना, ग्रुप बी की ये पोस्ट। अब इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कितना है, तो यहाँ पर जनरल वालों की जो हाइट है लड़कों की वो 170 है और लड़कियों की 155 है।
लड़कों का जो सीना है वो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर यही लोग भाई गढ़वाली कुमाऊनी आते हैं और इनमें से किसी ने अप्लाई किया है ब्रिज एंड रोड के लिए, तो इसमें लड़कों की हाइट 165 सेंटीमीटर, लेकिन कहाँ के, गढ़वाली कुमाऊनी इन सब के, लड़कियों की 155, और बिना फुलाए लड़कों के चेस्ट इतना होना चाहिए, फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर एसटी वाले हैं जो अप्लाई कर रहे हैं रोड एंड ब्रिज के लिए, तो उनकी लड़कों की हाइट 162, लड़कियों की हाइट 150, और बिना फुलाए लड़कों की छाती 76 और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर। अब मान लो किसी ने भैया अप्लाई करना चाहता है हवलदार क्लर्क के लिए। अब देखो बच्चों, ये जो पोस्ट है ना, जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ ब्रिज एंड रोड, क्या ये हर पोस्ट हर स्टेट में खुली है? हाँ भैया, हर स्टेट में खुली होगी भाई। हो सकता है ये मध्य प्रदेश में खुली हो, महाराष्ट्र में भी खुली हो सकता है छत्तीसगढ़ में खुली हो। सर क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड बदल जाएगा? नहीं, ये सबके लिए सेम है। इसलिए तो यहाँ पे पोस्ट के थ्रू ही पढ़ाया जा रहा है कि आप भाई किसी भी राज्य से भर दीजिए। जैसे कि ब्रिज एंड रोड आपने भरा यहाँ से महाराष्ट्र है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर इस कैटेगरी से हैं तो आपकी यही हाइट चलेगी, अगर आप इस कैटेगरी से तो आपकी यही हाइट हेल्थ चलेगी, और इस कैटेगरी से तो भी यही हाइट चलेगी। आप इस पोस्ट के लिए जब अप्लाई करोगे तो इस पोस्ट के नीचे आपको देख लेना आप किस कैटेगरी में अंदर आते हो, आप कुमाऊनी हो, आप एसटी हो, या फिर जनरल वाले हो। ठीक है, अब आप चाहे ब्रिज एंड रोड के लिए कहीं भी अप्लाई करो, आपके लिए सेम हाइट ही है। समझ गए इस बात को? चलिए बहुत बढ़िया, इसका ध्यान रखना जो मैंने आपको बोला है। ठीक है, हवलदार के लिए यहाँ पर बाकी सबके लिए 165 सेंटीमीटर, जनरल वालों के लिए, जनरल की लड़कियों के लिए 150 और 155, और बिना फुलाए 77, और इतना है। ठीक है, समझ गए होगे आप मेरी बात। अब आया अगर पैरामेडिकल, याद है ना, फीमेल के लिए है सिर्फ ये, तो जनरल वाली फीमेल लड़कियां 157 सेंटीमीटर, और अगर वही गढ़वाली कुमाऊनी है तो 155 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी हैं महिलाएं तो 150 सेंटीमीटर, और अगर आप भैया नॉर्थ ईस्टर्न से आती हैं, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तो आपकी 152.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उनके लिए जो क्या कहना चाहिए, मणिपुर से आती है, नॉर्थ ईस्ट वाली कंट्रीज से आती है ना, तो ये थोड़ा सा देख लेना अपना अच्छे हिसाब से, 147.5 सेंटीमीटर। समझ गए दोस्तों? तो इस तरह से मैंने आपको ये पूरा का पूरा स्कैन करके आपको समझाने की कोशिश करी। अब आप ये जो देख रहे हो ना, ये सिर्फ बताया गया कहाँ कितनी पोस्ट है। तो हरियाणा में जैसे कि 14 है ना, कहाँ कितनी है वो वाली बात है। तो अभी देखो वही है, देखो अब हविलदार क्लर्क हो गया तो मालूम है, समझ गए ना, इसके 12th चाहिए, टाइपिंग चाहिए, इंग्लिश या हिंदी चाहिए, तो ये एक पोस्ट खाली है, दिख रहा है आपको, और वो भी जनरल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ खाली है, तो इसकी वो चीजें नहीं बदल जाएंगी, जो जो एज आपने ऊपर पड़ी वही है, बस छूट के साथ जो मिल जाए वो है। क्लियर हो गई बात आपको? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सब जगह पोस्ट खाली है ना। मैं आपके लिए अब हल्का हल्का थोड़ा सा बता देता हूँ कि कहाँ कितनी है। देखो वेस्ट बंगाल में जो है 56 सीट खाली है, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा। यहाँ पर देख लीजिए ना किसके के लिए नहीं है पोस्ट, है ना, किसके लिए पोस्ट है, कहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा इसको देख करके काम करना। समझ गए दोस्तों? है ना, उत्तराखंड में आपको 7 सीट मिल जाएंगी यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में आपको 123 मिल जाएंगी, है ना, तेलंगाना में 46 मिल जाएंगी, त्रिपुरा में आपको 7 मिल जाएंगी। ठीक है, मेघालय में भी 7 मिल रही है, मणिपुर में 79 है भैया, है ना, और इसको नीचे करूँ तो महाराष्ट्र में 71 पोस्ट खाली है। ठीक है, और नीचे कर दो तो मध्य प्रदेश में आप देख रहे हो 47 पोस्ट खाली है। तो थोड़ा सा देख देख के काम करो। सबसे ज़्यादा वो भी हवलदार ऑपरेटर रेडियो कॉल, रेडियो एंड लाइन वाली है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना अपना अच्छे से। ITI मांगा था याद है, या तो फिर 12th आपने किया और 12th PCM में, तो भी आप भर सकते हैं मध्य प्रदेश से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार, अगर ये हो जाता है तो, है ना, हाइट वगैरह मांगा गया जैसा भी है, भर सकते हो आप। ठीक है, तो ये दोस्तों हर स्टेट से है, जैसा भी है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बता सकते हैं। आपने जो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, इतनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ, तो आप भी मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जितना हो सके दोस्तों वायरल करिए, है ना। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा इसमें लाइक्स और व्यूज़ आएंगे, मेरा उतना ही मन करेगा कि मैं आपको उतनी डिटेल में हर चीज़ बताऊँ, है ना। पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों, मैं आपके लिए पूरा बैठा हूँ। बस इस वीडियो को वायरल करो, खूब पहुंचाओ सब तक। ठीक है, बस आपका यही प्यार चाहिए मुझे दोस्तों, और कुछ नहीं। बाकी आपके लिए मैं बैठा हूं आपकी पूरी मदद करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।